राम भाइयों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आपकी सेवा में हर समय के भांति इस समय भी हाजिर हूँ और आपके लिए एक नए चैप्टर्स की शुरुआत, एसिड बेसिस एंड साल्ट, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। और उम्मीद करते हैं आप लोग अंत तक वीडियो में टिके रहेंगे। और मेरा ये वादा है आपसे, प्रॉमिस है कि अंत तक आप मेरे वीडियो में रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी लेवल तक हाई होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का पॉइंट टू पॉइंट कॉन्सेप्ट पर क्लियरेंस पे ध्यान दिए और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है हम उसको अंडरलाइन भी करवाते जाएंगे। और आशा करते हैं कि आप भी एनसीईआरटी ओपन करके ही बैठे हमारे वीडियो में, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। और तभी हम बिना वेस्ट किए हुए हम चलते हैं। यू हैव लर्न एसिड बेसिस एंड साल्ट चैप्टर 2 है, जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से। तो सबसे पहला पेज में हमारा आता है कि यू हैव लर्न इन प्रीवियस। एक मिनट, पेन हम ओपन कर लेते हैं, अपना कलर भी चूज कर लेते हैं रेड, चूँकि आप लोग का ज़्यादा हेल्प मिलेगा उससे। यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस द सुअर एंड बीटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेस। कोई हम लोग जानते हैं, हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि फूड का जो सोअर टेस्ट है, बिटर टेस्ट है, वो ड्यू टू एसिड एंड बेसिस से होता है। प्रेजेंट इन देम, रिस्पेक्टली प्रेजेंट इन देम। इफ समवन इन फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, बीच ऑफ द फ्लोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। अगर आपके परिवार में कोई सफरिंग कर जाता है एसिडिटी से, तो आप उस समय क्या ट्रीटमेंट उसको देंगे, क्या ओवर ईटिंग करेंगे? बेकिंग सोडा, वाइनेगर, जूस, क्या करेंगे आप? तो हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर नॉलेज नहीं होता, हमारे पास जानकारी नहीं होता है। क्योंकि अगर वो एसिडिटी हुआ है और हम अगर उसे वाइनेगर देंगे तो वो और भी खराबी करेगा। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक वाइल चूजिंग द रेमेडिटी? श्योरली यू मस्ट हैव यूज नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ। जो हमने कहा अभी वही लिखा हुआ है। रिकॉल नाउ वी टेस्टेड सुअर एंड बीटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग दे। You already know the acid or sour is taste and change the color of blue litmus to red। हम ये लोग 8वें क्लास में पढ़ लेते हैं, 8 क्लास में, 7th क्लास में ये जानकारी हम लोग का कॉमन से जानकारी हो जाता है कि भाई साहब जो एसिड जो है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। और बेस जो है वो रेड लिटमस को वापस बैक ब्लू में कर देता है। ये कॉमन सा जानकारी है जो कि बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है, और ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अंडर लाइन भी कर ले इस पॉइंट को, और हमेशा याद भी रखेंगे। आप लोग के जीवा पे होना चाहिए ये बात कि एसिड जो है ब्लू को रेड में लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, और बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना। और ये बात होना चाहिए, ये बोर्ड में इंपॉर्टेंट है और आता भी है 1 से 2 नंबर, क्योंकि आपका अगर ये नहीं मालूम है आपको तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में छूट भी जा सकते हैं। और इसी पे मैं एक एक्सपेरिमेंट भी करवाऊंगा जो कि बोर्ड में पूछा भी गया, पीवाईक्यू भी है। बेसेस आर बीटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। बेसेस जो है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, और एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। अब हम एक चीज़ और भी नोटिस किए होंगे कि हैव यू नोटिस दैट स्टेन करी ऑफ वाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सॉफ्ट विच इज बेसिंग इन नेचर। हम लोग जानते हैं कि जब हल्दी जो होता है, करी, स्टेन ऑफ करी, ठीक ना, जिसमें कि हल्दी का मात्रा हो, तो हमारे शर्ट पे जब गिर जाता है, उसको जब हम धोते हैं, बेसिस जो कि सोप, साबुन, वो एक क्या है, बेस है। जैसे ही बेस उस पर जाता है तो वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए पूछा भी जाता है ये ऐसा क्यों होता है और कौन सा कलर में चेंज होता है। तो जब हमारे शर्ट के ऊपर स्टेन करी गिर जाता है, स्टेन करी क्या होता है, स्टेन करी, तो ये क्या करता है, जब सोप हम उस पर करते हैं, सोप रबिंग करते हैं शर्ट पे, तो वो रेडिश ब्राउन में चेंज होता है, रेडिश ब्राउन। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे थोड़ा, कि जब भी स्टेन करी पे सोप को रबिंग करेंगे तो क्या होता है, रेडिश ब्राउन में चेंज होता है। ये कलर आप याद रखिएगा और ये दोनों बातें याद रखिएगा, ठीक है ना, पक्का। और अगले हम चलते हैं, तो जैसे ही प्लेंटी ऑफ वाटर, वो तो सारे बात हम क्लियर कर चुके हैं। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज फेनोफ्लिथिन टू टेस्ट एसिड और बेस। अब किसी चीज़ में एसिडिक है, कोई चीज़ बेस है, एसिड है, बेस है, क्या है, हम कैसे चेक करेंगे? तो एक पहला तो है कि लिटमस पेपर हम चेक करें, लिटमस पेपर से चेक कर लें। कुछ और भी इंडिकेटर है, साइंथेटिक इंडिकेटर, बोर्ड में ये पूछा भी जाता है। साइंथेटिक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है ना। ये बातें आप इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा।
नेचुरल इंडिकेटर जिसमें कि लिटमस पेपर आता है, लिटमस पेपर, लिटमस आ जाता है। और एक फिर आ गया सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर में जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और फेनोफिलेथिन। मिथाइल ऑरेंज और फेनोफिलेथिन, इसका नाम लिखने के लिए एमसीक्यू में पूछ दिया जाता है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज साइंथेटिक इंडिकेटर और नेचुरल इंडिकेटर, दोनों में से कोई भी एक एमसीक्यू में मिला करके पूछ दिया जाता है 1 नंबर से, ये पक्का है, फिक्स है। अब हम देखते हैं कि लिटमस जो है एक पर्पल डाई है, इसको आप याद रखिएगा। लिटमस जो है एक पर्पल डाई है, इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछ सकता है। विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेन, ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थाइलोफाइटा। जो लिटमस है वो क्या होता है, एक पर्पल डाई है जो कि एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेन से। लीचेन एक पेड़ होता है, पौधा होता है, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि एक क्लासिफिकेशन जो है प्लांट्स का बिलोंगिंग क्लासिफिकेशन जो है वो थाइलोफाइटा से आता है, ठीक है ना। इट्स कलर इज़ पर्पल, ये बात याद रखिएगा। लिटमस जो है उसका जो नेचुरल कलर है वो पर्पल होता है, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। तो इस तरह से हमारा पहला स्लाइड जो इसमें इंपॉर्टेंट था बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमने करवा दिया, ये आपका क्लियर है इतना। इसमें इसी बात था कि भाई साहब नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, रेड लिटमस ब्लू में कौन चेंज करता है और ब्लू लिटमस को रेड में कौन चेंज करता है। और एक जो है स्टेन करी, जब हमारे शर्ट पे शादी पार्टी में जाते हैं तो खाना खाने वक्त स्टेन करी जब हमारे शर्ट पे गिरता है तो उसको जब हम प्लेंटी ऑफ वाटर डालते हैं उसके ऊपर से सोप जब रबिंग करते हैं तो वो रेडिश ब्राउन में चेंज होता है, क्योंकि सोप जो है बेस है, ठीक है ना। जब बेस रबिंग, कोई भी बेस जब उस पर स्टेन करी पर रबिंग होगा तो क्या होगा कि रेडिश ब्राउन में चेंज होता है। ये 4 से 5 बातें थे। एक लिटमस जो है वो पर्पल डाई कलर का होता है। तो ये 4 से 5 बातें थी जो इसमें इंपॉर्टेंट थी, जो कि बोर्ड में एमसीक्यू पूछ सकता है और जो पूछा भी जा चुका है। अब दूसरा हमारा स्लाइड ये है कि भाई साहब हाउ डू एसिड बेसिस एंड रिएक्ट विथ मेटल्स। एसिड है और बेस है, वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है ये थोड़ा हम देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्टिविटी कराया गया है कि रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक ग्रेन्यूल क्या है, जिंक मेटल, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एसिड, ठीक है, H2SO4 एसिड। थोड़ा सा हम इसका चेंज कर लेते हैं। अब आइए, तो जब भी एसिड जो है बेस है वो किस तरह से मेटल के साथ रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले जब भी एसिड जो है, यहाँ पे देख सकते हैं, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट जब भी करेगा तो वो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। जैसे कि Zn प्लस H2SO4 जब भी रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, जो कि ZnSO4 बनेगा, और प्लस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस H2, हाइड्रोजन गैस, जो कि पॉप साउंड होता है इसका। जब इस बर्निंग कीजिएगा इसको तो इसका पॉप साउंड निकलेगा, पॉप साउंड क्या निकलता है, ये पॉप साउंड निकलता है। और ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछा गया कि हाइड्रोजन जब बर्निंग किया जाता है तो कौन सा साउंड, किस तरह का साउंड निकलता है, तो पॉप साउंड निकलता है, ये बात हमेशा आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपका ZnSO4 H2 बनेगा, मेटल है, एसिड है, जब मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आप याद रखिएगा, कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा वो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बना देगा। ये एक इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे देख सकते हैं कि बेस के साथ मेटल को रिएक्ट करवाया गया, तो बेस के साथ या एसिड के साथ किसी के साथ भी ये रिएक्ट करे हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब बेस के साथ भी अगर रिएक्ट करता है, बेस प्लस मेटल, तो क्या बनेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, जो कि पॉप साउंड इसका होता है। ये बातें आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये एक्टिविटी भी थोड़ा सा हो सके तो
ध्यान रखिएगा कि बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ अ पॉप साउंड यहाँ पे लिखा हुआ है। कैंडल से हम सब चेक कैसे करेंगे, हाउ टू टेस्ट। बात के मतलब कोई एक्सपेरिमेंट है, हम एक टेस्ट ट्यूब लिए जिसमें कि हम मेटल डाले, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए, जिन ग्रेन्यूल्स डाल दिए, तो ये तो फिक्स है कि भाई साहब इससे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। लेकिन हम कैसे चेक करेंगे, तो हम चेक करेंगे कि बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन जब टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लाएंगे तो क्या होगा कि भाई साहब बर्निंग ऑफ ए गैस विथ अ पॉप साउंड होगा। हाइड्रोजन गैस का बर्निंग जो है वो पॉप साउंड के साथ होगा। और यहाँ पे हमारा ये स्लाइड भी ख़त्म होता है कि एसिड और बेस, यहाँ पे कंक्लूजन यही है कि एसिड बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। हमने एक एग्जांपल भी दिखा दिया जो कि एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, एसिड का एक एग्जांपल हमने भी दे दिया। उम्मीद करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अगला स्लाइड में हम चलते हैं कि हाउ डू एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर। एसिड और बेसेस जो है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। एसिड है और बेस है। एसिड में बहुत सारे हैं, जैसे कि भाई साहब एसिड में आप ले सकते हो HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। जनरली हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं, ठीक है ना। एसिड भी दो प्रकार के होते हैं जो कि हम आगे बात करेंगे, कब कौन सा एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या खासियत होता है कि वो स्ट्रॉन्ग है। बेस में क्या होता है, बेस क्यों अपना प्रॉपर्टीज़ दिखाता है, एसिड क्यों अपना प्रॉपर्टीज़ दिखाता है, तो ये सारे हम आगे बात करेंगे। और इस तरह से यहाँ पे यही है कि भाई साहब हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। एसिड बेस किस तरह से एक दूसरे से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे ये इसका एक ही कॉन्सेप्ट है भाई साहब, बेस जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, बेस प्लस एसिड, वो हमेशा क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर। साल्ट प्लस वाटर, वाटर फिक्स है, ये वाटर फिक्स है कि बनेगा, फिक्स है, वाटर बनेगा ही बनेगा। ये साल्ट वेरी करेगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द वेरिएशंस ऑफ बेस और एसिड। हम उम्मीद करते हैं किस तरह से, उम्मीद ये उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बेस, किस तरह का एसिड लिए, किस तरह का साल्ट बनेगा, ये वेरी करेगा। लेकिन वाटर फिक्स, H2O इस केस में फिक्स। बेस जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा वो साल्ट प्लस वाटर बनेगा। इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक तरह से कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम बात के मतलब लेते हैं NaOH प्लस NaCl, NaOH प्लस HCl, ये क्या है, बेस है आपका, ये एसिड है। तो यहाँ पे बनता है आपका NaCl प्लस H2O, जो कि ये न्यूट्रल कंपाउंड है, एक न्यूट्रल साल्ट, ये क्या है आपका न्यूट्रल साल्ट है। H2O बना, वाटर, NaCl। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसी को कहते हैं। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर देन फॉर्म अ न्यूट्रल साल्ट, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अपना शब्दों में ये बोल सकते हैं। यहाँ पे जिक्र भी किया गया है, देखिए, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव अ साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन जनरल ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटेन बेस प्लस एसिड इक्वल टू, जब बनता है वो फॉर्मेशन होता है, प्रोसेस होता है साल्ट प्लस वाटर। ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे एग्जांपल हम दे चुके हैं, NaOH, HCl, NaCl प्लस H2O। अब अगला स्लाइड हम चलते हैं, ये स्लाइड भी हमारा क्लियर हुआ। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। मेटल कार्बोनेट में किस तरह का भाई सब, जैसे कि CaCO3, NaHCO3 मेटल। तो भाई साहब यहाँ पे हम देख रहे थे कि जैसे देख रहे हैं कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। मतलब एसिड के साथ किस प्रकार से मेटल कार्बोनेट, जैसे कि मेटल कार्बोनेट में कैल्शियम क्या है, मेटल है, और CO3 क्या है, कार्बोनेट्स है, तो ये ओवरऑल मिल के बना मेटल कार्बोनेट, ठीक है ना। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, Na मेटल है, हाइड्रोजन है, कार्बोनेट है, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये किस तरह से मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों केस में जो है प्रोडक्ट सेम बनता है। क्या बनता है, तो मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल, या फिर हो सकता है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों के केस में जो है प्रोडक्ट जो है सेम बनता है।
प्रोडक्ट में जो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, क्या करवाएंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो उसके प्रोडक्ट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस H2O कॉमन रहेगा। ये क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। चेंज होगा तो सिर्फ साल्ट, चेंज होगा तो सिर्फ साल्ट, ठीक ना। और हम देख लेते हैं रिएक्शन, जब भी मेटल कार्बोनेट प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ, एसिड के साथ, तो ये बनेगा क्या, साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, और CO2 ऊपर निकलेगा। और CO2 क्या करेगा, इट टर्न्स लाइम वाटर इंटू मिल्की, लाइम वाटर इंटू मिल्की। अब हम कैसे चेक करेंगे कि भाई साहब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट जो है हम पास करवाएंगे किससे, लाइम वाटर से, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर उससे इवोल्व हो रहा होगा तो ये क्या करेगा, लाइम वाटर को मिल्की में टर्न कर देगा, ठीक ना। तो हम मेटल कार्बोनेट रखें या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रखें, एसिड के साथ जब भी मिलेगा तो वो क्या बना देगा, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो है वो कॉमन रहेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो कॉमन रहेगा, ये बात आपको पूरा रटे हुए होना चाहिए। और CO2 कैसे होगा, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये जो CO2 होता है भाई, वो क्या होता है, लाइम वाटर को मिल्की में चेंज कर देता है। लाइम वाटर CaOH2, ठीक है ना, लाइम वाटर क्या होता है, CaOH2, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हमारा यही पे है, देख सकते हैं हम समझा दिए। अब यहाँ पे है जैसे कि टेस्ट ट्यूब ए रिएक्शन ऑकरिंग इन द एबव एक्टिविटी एज रिटेन एज, इस जो एक्टिविटी हो रहा है इसमें किस तरह से रिएक्शन हो रहा है वो हम देख लेते हैं। तो टेस्ट ट्यूब ए में Na2CO3 है, मेटल कार्बोनेट है, और वो एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट बना रहा है NaCl H2O CO2, ठीक ना। तो उसी तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं, कि किस प्रकार से ये जो है टेस्ट ट्यूब बी जो है NaCO3, उसमें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ भी NaCl H2O CO2। अब अगर हम ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इसके साथ दूसरा ले लेते, CaHCO3 लेते, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते, तो यहाँ पे प्रोडक्ट दूसरा, ये साल्ट जो है दूसरा रहता, लेकिन H2O और CO2 क्या होता, कॉमन रहता है, H2O और CO2 कॉमन होता, ठीक है ना। H2O और CO2 क्या होगा, कॉमन होगा हर एक रिएक्शन में, जब भी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CO2, तब क्या बनेगा, CaCO3 वाइट प्रेसिपिटेट, और इसी के कारण से ड्यू टू दिस लाइम वाटर जो है मिल्की में चेंज होता है, तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की में चेंज हो जाता है, ड्यू टू दिस लाइम वाटर जो है वो मिल्की में चेंज हो जाता है। ये बात याद रखिएगा, किसके कारण, तो CaCO3 का फॉर्मेशन के कारण, ठीक है ना। CaOH2 जो है लाइम वाटर है, ये याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिएक्शन से इवॉल्व हो रहा होगा, कैल्शियम लाइम वाटर को मिल्की में चेंज कर देगा। और मिल्की में क्यों चेंज होगा, तो ये हम MCQ में पूछ सकता है बोर्ड में, और पूछा भी गया है। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 वाइट प्रेसिपिटेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है जब भी CaOH2 और CO2 मिलता है। ये हमारा यहाँ पे से ये हुआ हमारा क्लियर। अब हम आगे देखते हैं कि भाई साहब आगे का क्या सीन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑन द पासिंग ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्लोइंग रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे ऑन द पासिंग ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड CaCO3 H2O CO2 Ca सोल्यूबल इन वाटर CaHCO3 एक्वस बनता है। CaCO3 H2O वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का तीनों मिलता है, तो यहाँ पे बनता है CaHCO3 होल ट्वाइस 2, ठीक है ना। लाइमस्टाइन, चॉल्क, मार्बल और डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट का डिफरेंट फॉर्म क्या क्या है ये पूछ सकता है। तो आपका यहाँ पे आप लिखिएगा लाइम स्टोन, चॉल्क एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये बात आप याद रखिए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं ऑल मेटल कार्बोनेट्स, ऑल मेटल कार्बोनेट्स, ऑल मेटल कार्बोनेट्स, ऑल मेटल कार्बोनेट्स जो है, ऑल मेटल कार्बोनेट्स, ऑल मेटल कार्बोनेट्स हाइड्रोजन कार्बन रिएक्ट विथ एसिड टू गिव अ कोरोस्पोंडिंग साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, जो कि हम समझा दिए आपको। अब आइए अगला, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। ये आपका हो गया जनरल, जो भी हम आपको समझाएं जनरल थ्योरी आपका यही है कंक्लूजन। मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का साथ जब भी रिएक्ट करेगा, मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो फर्क नहीं पड़ता, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, वो साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये जो है कॉमन रहेगा। ये आपका जनरल ओवरऑल ये स्लाइड का कंक्लूजन भाई साहब आपका यही है, ये बात आप याद रखिएगा। मेटल कार्बोनेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कईयों बार पूछा गया है। मेटल कार्बोनेट जब भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, सॉरी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो साल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और ये वाटर बनाता है। आप ये बात को याद रखिएगा। तो ये आपका स्लाइड कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम अगला स्लाइड में। भाई साहब, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ क्या होता है, तो हम पहला स्लाइड में बता चुके हैं कि भाई साहब एसिड जब भी, एसिड प्लस बेस क्या बनाता, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर, ये आप हमको हम समझा चुके हैं। एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, साल्ट प्लस वाटर, हम आपको एग्जांपल भी दे चुके हैं। एसिड HCl बेस NaOH तो NaCl प्लस H2O बनता है। ये कॉमन सा एग्जांपल है जो कि हर एक बच्चा का जीवा पे होगा, ठीक है ना। एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर बनता है। अब मेटेलिक ऑक्साइड जब भी है, मेटेलिक ऑक्साइड जब भी है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, वो एसिड के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो यहाँ भी क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करना कि भाई साहब आपका यहाँ भी साल्ट प्लस वाटर बन रहा है, यहाँ भी साल्ट प्लस वाटर है। भाई साहब चक्कर क्या है, यहाँ एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर बना, यहाँ पे एसिड आपका दिया हुआ है फिर भी साल्ट प्लस वाटर बना। डेट मीन्स मेटल ऑक्साइड यहाँ पे एज अ वर्क ऑफ बेस की तरह काम कर रहा है। ये बात आप गौर करना कि एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है तब साल्ट वाटर बनाता है, ये हम जानते हैं, कॉमन सा एग्जांपल है भाई सब, जानते हैं। लेकिन यहाँ पे एसिड तो गिवन है ऑलरेडी रिएक्शन पे, लेकिन मेटल ऑक्साइड आ गया फिर भी साल्ट वाटर बन रहा है। डेट मीन्स मेटल ऑक्साइड यहाँ पे एज अ बेस काम कर रहा है, एज अ बेस काम कर रहा है। डेट मीन्स आज से आप एक बात याद रखिएगा कि मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। अब मेटल ऑक्साइड हमें बेस के साथ कभी रिएक्ट नहीं करेगा, मेटल ऑक्साइड हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और वो साल्ट प्लस वाटर बना देगा। यहाँ पर देख सकते हो मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, वो साल्ट प्लस वाटर बना देगा। और क्यों मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा साल्ट प्लस वाटर बनाएगा, तो क्योंकि मेटल ऑक्साइड एज अ बेस काम कर रहा है, मेटल ऑक्साइड एज अ बेस वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। और जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है साल्ट प्लस वाटर। तो ये आपका जनरल रिएक्शन रहा मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड का, जो कि साल्ट प्लस वाटर बनता है। अब हम थोड़ा सा आगे अगर हम देखें तो भाई साहब ये तो एज अ बेस काम कर रहा है, हम जानते हैं एज अ बेस काम कर रहा था, सॉरी एज अ बेस काम कर रहा है, ये हम जानते हैं एज अ बेस काम कर रहा है, एज बेस काम कर रहा है। नाउ राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द एबव रिएक्शन सिंस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू गिव साल्ट एंड वाटर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विथ एन एसिड मेटेलिक ऑक्साइड सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। देख सकते हैं यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड जो है बेसिक ऑक्साइड कह दिया गया है। मेटेलिक ऑक्साइड जब भी होता है वो बेसिक ऑक्साइड के साथ, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एज अ एसिडिक ऑक्साइड के वर्क करता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में पूरा लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। अब आ जाइए रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, देख सकते हैं
वहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर बन रहा था, मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एज अ बेस काम कर रहा। यहाँ पे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक एसिड विथ बेस, डेट मीन्स यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ भी क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, डेट मीन्स यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एज अ एसिड काम कर रहा है, एज अ एसिड काम कर रहा है, एज एसिड काम कर रहा है। एज एसिड काम कर रहा है, आप देख सकते हैं, एज एसिड, एज एसिड काम कर रहा है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक ना। तो इतना का ही आपका ये कंक्लूजन था। यू शो द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है विच इज अ बेस, जो कि बेस भी है। कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, एक हम एग्जांपल देख सकते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, बेस जो हम ले सकते हैं आपका CaOH2 तो बनता है आपका CaCO3 प्लस H2। ये बात याद रखिए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस तब बनाता है साल्ट प्लस वाटर, ठीक ना। एक तरह से ये भी कह सकते हैं आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की ही तरह, ठीक ना। जस्ट जनरल आपको याद होना चाहिए कि भाई साहब सारे जितना भी मैं बताया हूँ उसका सिर्फ जनरल याद रखो। भाई साहब मेटल ऑक्साइड जब भी रिएक्ट करेगा एसिड के साथ रहेगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड एज अ एसिड यहाँ पे काम कर रहा है, और मेटल ऑक्साइड ये नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा बेस के साथ काम करेगा, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड जो है हमेशा बेस के तरह, एसिड की तरह काम कर रहा है, एज एसिड की तरह काम कर रहा है। अगला हमारा स्लाइड है, व्हाट डू ऑल द एसिड एंड द बेसिस हैव इन कॉमन। मतलब सारे एसिड में और हर एक बेसिस में कॉमन क्या है, हर एक एसिड में हर एक बेसिस में जो है वो कॉमन क्या है। जितने भी एसिड है उसका अगर हम एग्जांपल ले ले, एक मिनट, और जितने भी हम एक एसिड का एग्जांपल ले ले तो हर एक एसिड जो है वो अपना एक एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वो किसके वजह से कर रहा है, और हर एक एसिड में कॉमन क्या है। एसिड का एग्जांपल अगर हम ले, जैसे कि HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ETC। बेस का एग्जांपल अगर हम ले तो भाई साहब बेस का अगर हम एग्जांपल ले तो बेस हो गया NaOH, CaOH2, H2, ETC, या फिर आप KOH भी कर सकते हो, KOH ETC, ठीक है ना, KOH ETC। अब सारे एसिड में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, we have seen that all acid have similar chemical properties, what leads, देख सकते हो आप, we have seen that all acid have similar chemical properties, what leads to this similarity in properties, that all acid generate हाइड्रोजन गैस। जब भी हर एक एसिड जो है वो हाइड्रोजन गैस जनरेट करता है ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स। हम लोग जान चुके हैं कि मेटल के साथ क्या है, मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करेगा वो हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस इससे फॉर्म होता है। ये हम जान चुके, ठीक ना, ये हम जान चुके ऑलरेडी, हम जान चुके। अब हम थोड़ा सा अगर देखें तो रिएक्टिंग विथ, सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड। तो हर एक एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन बनाएगा, एक कॉमन प्रॉपर्टी ये है। एंड ऑल एसिड देख सकते हैं, ऑल एसिड्स इसका कॉमन है हाइड्रोजन गैस, और दूसरा H+ आयंस। ये जब भी एक्वस फॉर्म में जाएगा तो हर एक एसिड जो है वो H+ आयंस निकालता है, ये कॉमन यही है, इसमें कॉमन यही है, हर एक एसिड का कॉमन यही है। और हर एक बेस का कॉमन क्या है, तो हर एक बेस का कॉमन क्या है, OH-, ये हर एक बेस OH- निकालता है।
हर एक बेस जो है क्या है, एक्वस फॉर्म में OH माइनस निकालता है। और एसिड हो चाहे बेस हो, अपना जो एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ ड्राई में नहीं शो करेगा, वो हमेशा शो करेगा जब H प्लस आयन सेपरेट आउट होगा उससे, और सेपरेट आउट होता है हमेशा वो एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक ना, एक्वस फॉर्म में होगा। ड्राई फॉर्म में किसी भी एसिड का जो है वो H प्लस सेपरेट नहीं होगा, या फिर किसी भी बेस का OH माइनस सेपरेट नहीं होगा, ये बात आप याद रखिएगा। अब आगे हम अगर देखें तो अब हम एक यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि भाई साहब ऐसे तो ग्लूकोज अगर है, ग्लूकोज है, अल्कोहल है, हर एक चीज़ में जो है ये क्या हाइड्रोजन है, तो उसको क्यों एसिडिक ग्रुप में क्यों नहीं रखा गया। यहाँ पे देख सकते हैं अथी दिया, एक्टिविटी दिया हुआ है, हम अपने मन से खुद बात नहीं कर रहे। ग्लूकोज है, अल्कोहल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हर एक में हाइड्रोजन है, हर एक में हाइड्रोजन है, तो ग्लूकोज अल्कोहल को भी तो एसिडिक ग्रुप में रखना चाहिए, लेकिन नहीं रखा जा रहा है। क्यों नहीं रखा जा रहा है? क्योंकि हम एक जानते हैं कि एसिड के पास एक प्रॉपर्टीज़ होता है वो H प्लस आउट करने का, H प्लस सेपरेशन करने का, ठीक ना। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल में ये प्रॉपर्टीज नहीं होता है, चूँकि हाइड्रोजन है, लेकिन अगर वो एक्वस फॉर्म में भी चला जाएगा तो क्या होगा, क्यों H प्लस सेपरेट आउट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से उसको एसिड ग्रुप में नहीं रखा गया। और एसिड जो है एसिडिक कैरेक्टर ड्यू टू शो करता है वो H प्लस आयंस के वजह से ही शो करता है, जिसको कि हम हाइड्रोनियम आयंस H3O प्लस के फॉर्म में रहता है, ठीक ना, ये बात याद रखिएगा। ग्लूकोज अल्कोहल क्यों नहीं शो कर रहा है, क्यों नहीं एसिडिक ग्रुप में रखा गया है, क्योंकि वो H प्लस आयंस को सेपरेशन नहीं कर पाता है इन एक्वस फॉर्म, ठीक ना। फिक्स 2 nails ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml ऑफ ब्रेक। Connect the nails to the 2 terminals of 6 volt बैटरी थ्रू बल्ब एंड स्विच एज अ सो इन फिगर 2.3। यहाँ पे देख सकते हैं 6 वोल्ट बैटरी, बल्ब, स्विच, बेकर जिसमें नेल और HCl डाल दिया गया है, HCl डाल दिया गया है, ठीक है ना। ना पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बेकर एंड स्विच ऑन द करेंट। हम इसको जैसे ही करंट को स्विच ऑन करेंगे तो देखेंगे ये बल्ब जो है ग्लो कर जाएगा। क्यों? क्योंकि HCl के पास H प्लस आयंस है, और हम जानते हैं 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि करंट जो है फ्लो करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, फ्री आयंस। और यहाँ पे H प्लस आयंस जो है HCl से H प्लस आयंस HCl से सेपरेट हो चुका है। एसिड जो है H प्लस आयंस को सेपरेट करता है, और यही H प्लस आयंस के वजह से जो है यहाँ पे यहाँ से करंट इधर पास हुआ और ये बल्ब जो है ये जल चुका है। लेकिन यही अगर हम एक्टिविटी दोबारा यहाँ पे हम ग्लूकोज रख के या फिर अल्कोहल रख के हम रखते हैं तो ये बल्ब देखेंगे कि अनेबल टू ग्लो, क्योंकि वो H प्लस आयन नहीं सेपरेट आउट कर पाएगा और करंट को फ्लो नहीं हो पाएगा। करंट का फ्लो होना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू इन एब्सेंस ऑफ आयंस, ठीक है ना। और H प्लस आयंस जब सेपरेट आउट ही नहीं होगा तो कहाँ से करंट फ्लो होगा। लेकिन ये H प्लस आयंस एसिड में सेपरेट आउट हो जाते हैं और ईजिली वहाँ से करंट फ्लो हो जाता है, इसके कारण बल्ब जल जाता है। लेकिन ग्लूकोज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि H प्लस आयंस, सारा खेल H प्लस आयंस का है भाई साहब। ग्लूकोज में, अल्कोहल में H प्लस आयंस का सेपरेशन नहीं हो पाता है एक्वस फॉर्म में, लेकिन सारे एसिड जो है HCl H2SO4 में H प्लस आयंस का सेपरेशन होता है, जिसकी वजह से इनका कैटेगराइजेशन अलग अलग हुआ है। इसी के वजह से ग्लूकोज और ये जो है अल्कोहल, इन सभी लोगों को जो है इस ग्रुप में नहीं रखा गया। बात क्लियर है इतना। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन भी रखा गया, एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडीशन द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड। एसिड के केस में बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट हो गया, लेकिन बट विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। बल्ब का फ्लो जलना हमें ये शो करता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन हुआ है। बल्ब का जलना क्या शो कर रहा है कि भाई साहब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ है तब बल्ब जला है, और एसिड के केस में बल्ब जल जा रहा है, ठीक ना। जैसे मीन्स एसिड के केस में जो है एसिड से करंट का फ्लो हुआ है, लेकिन ग्लूकोज में नहीं हुआ है, बल्ब नहीं जला है, तो फ्लो ऑफ करंट भी नहीं हुआ है। एसिड ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एसिड कंटेन्स H प्लस आयन बाज केटायन एज अ केटायन एंड एनायन सच एज Cl माइनस इन HCl। एसिड जो है H प्लस आयन कंटेंट कर रहा है, Cl माइनस आयन कंटेंट कर रहा है, NO3 इन HNO3, SO4 2 माइनस इन H2SO4, CH3 CO माइनस इन CH3COH। Since the cation present in acid is H plus and this suggests that acid produce hydrogen ions, H plus aqueous
इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर एसिडिक प्रॉपर्टीज, जो कि हम आपको समझा चुके हैं कि भाई साहब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयंस इलेक्ट्रिक करंट जो है वो HCl से फ्लो सेपरेट आउट हुआ, जिसके वजह से वहाँ से करंट फ्लो हुआ। लेकिन ग्लूकोज के केस में जो है H प्लस आयंस का सेपरेशन नहीं हो पाया, वहाँ पे केटायन एनायंस कुछ भी सेपरेट आउट नहीं हो पाया, करंट इसलिए फ्लो नहीं कर, केस फाइनल। ठीक है ना, तो ये भी आपका स्लाइड होता है क्लियर। अब यहाँ पे हम देखते हैं भाई साहब व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन में जो है एसिड और बेस का क्या हो रहा है केस, ठीक है ना। इसके लिए एग्जांपल दिया गया कि भाई साहब एसिड है या बेस है, उसको वाटर सॉल्यूशन में क्या, और ड्राई एयर में क्या होगा, एसिड जो है ड्राई एयर में क्या होगा, वाटर में क्या होगा। तो हम पहले आपको बता चुके हैं कि एसिड जो है जब भी H प्लस आयन जो है सेपरेट आउट करता है एक्वस फॉर्म में करता है, ठीक है ना। और ड्यू टू H प्लस आयंस एसिड के पास एसिडिक प्रॉपर्टी है, जैसे ही H प्लस आयंस अगर सेपरेट होना बंद हुआ उसी दिन से एसिड जो है एसिडिक प्रॉपर्टीज नहीं दिखाएगा अपना, ठीक है ना। तो ये होती है बातें। अब हम डू एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, क्या एसिड जो है आयंस प्रोड्यूस सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में करता है, क्या ड्राई एयर में नहीं करेगा। तो आइए हम देखते हैं करेगा कि नहीं करेगा, ये तो देखने की बात है। तो हमारा ये एक्टिविटी है, टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब, सेट अप द पार्टिस एज शोन इन अ फिगर। फिगर में देख सकते हैं आप कि NaCl इन अ क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब में डाल दिया गया। एड सम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड द टेस्ट टू द टेस्ट ट्यूब, और उस टेस्ट ट्यूब में आप कुछ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाल दें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ डिलीवरी ट्यूब, क्या NaCl के साथ जब H2SO4 रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, Na2SO4। जब भी भाई साहब NaCl के साथ H2SO4 रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस HCl। अब उस टेस्ट ट्यूब से HCl ऊपर आना चालू होगा, और उसी केस में हम एक लेंगे ड्राई लिटमस पेपर और एक लेंगे बेट लिटमस पेपर, क्या ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेंगे, एक ड्राई और एक बेट, और उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेकर जाएंगे। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड बेट लिटमस पेपर। आप देख सकते हैं एक ब्लू बेट लिटमस पेपर, एक ब्लू ड्राई लिटमस पेपर। हम जानते हैं कि एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अब हम चेक करेंगे कि भाई साहब क्या ड्राई लिटमस पेपर जो है वो क्या ब्लू से रेड में होता है कन्वर्ट क्या कि नहीं, और बेट लिटमस पेपर होता है ब्लू से रेड में कन्वर्ट में कि नहीं। अगर हुआ तो हम समझ लेंगे कि भाई साहब जो HCl जो है एसिड जो है HCl जो है वो ड्राई में भी H प्लस आयन सेपरेट कर सकता है और एक्वस फॉर्म में भी H प्लस आयन सेपरेट आउट कर सकता है। हमारा ये कहना गलत होगा कि एसिड जो है सिर्फ और सिर्फ एक्वस फॉर्म में करे, ना ना ना। लेकिन क्या होगा जो हम देखते हैं आकर के। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज द कलर, कौन सा केस में, ड्राई वाला में या बेट वाला में, कौन सा केस में जो है लिटमस जो है वो कलर को चेंज कर देगा, लिटमस पेपर का कलर जो होगा चेंज हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एब्रेविएटिव व्हाट टू डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ड्राई HCl गैस और HCl सॉल्यूशन। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द ऑब्सेंस ऑफ वाटर। अब हम क्या ऑब्जर्वेशन हुआ कि भाई साहब हाइड्रोजन आयंस इन HCl सॉल्यूशन आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। भाई साहब HCl जो है उसका जो H प्लस आयंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ वाटर में सेपरेट आउट हो रहा है। क्यों ऐसा ऑब्जर्व हुआ, जब हम टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास HCl निकल रहा था, रिएक्शन हुआ है चूंकि NaCl और H2SO4 के बीच में, तो बना Na2SO4 और एक बना कौन सा HCl, और HCl जो इवॉल्व हो रहा है टेस्ट ट्यूब से। एक बार हम वहाँ ले गए कौन सा बेट लिटमस पेपर, तो हम वो देखेंगे भाई साहब इसका कलर ही चेंज नहीं हो पाया, ब्लू से रेड नहीं हो पाया। हम ब्लू लिटमस पेपर लेके गए, बेट ब्लू लिटमस पेपर, कलर नहीं चेंज हुआ। लेकिन दूसरा बार में जब हम दूसरा टर्म में जो है क्या लेकर गए, बेट लिटमस पेपर लेकर के गए तो ब्लू से रेड हो गया तुरंत। लेकिन अगला केस में हम क्या किए कि ड्राई लिटमस पेपर लेकर के गए, ब्लू ड्राई लिटमस पेपर लेकर गए, तो उस केस में कलर चेंज ही नहीं हुआ। तो हम उससे ऑब्जर्व किए कि नहीं
जो है HCl जो है या फिर कोई भी एसिड जो है सिर्फ और सिर्फ H+ आयंस जो है वो सेपरेट आउट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ वाटर में। ड्राई एयर में नहीं सेपरेट आउट हो पाएगा। और जब तक ये जो है H+ आयंस उसका सेपरेट आउट नहीं होगा, जब तक वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर सकता है कोई भी एसिड। ये बात है क्लियर HCl, जो कि साफ साफ यहाँ लिखा हुआ। और एक बात और है कि HCl जब H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बात आप याद रखिएगा, HCl जो है ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो कि आता है जब भी H2O के साथ रिएक्ट करता है H3O+, जिसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयंस प्लस Cl- में टूट जाता है। हम इसको हाइड्रोजन आयन इसके जगह हम H+ भी यूज कर सकते हैं और H3O+ भी यूज कर सकते हैं, हमारा आंसर सही होगा। जहाँ हम हाइड्रोजन प्लस आयन बोल रहे थे वहाँ पे हम हाइड्रोनियम आयन से भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि H+ आयन अकेले जो है वो नहीं रह सकता है, वो हमेशा जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है और वो हाइड्रोजियम आयन के फॉर्म में रहता है एसिड के साथ, ठीक है ना। सिर्फ कहने का होता है कि भाई सब H+ आयन मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है और वो मॉलिक्यूल H3O+ कहलाता है, हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है ना। ये बात आप याद रखिए। वी हैव सीन दैट एसिड गिव H3O+ और H+ इन वाटर, देख सकते हैं यहाँ पे और लगा हुआ है, डेट मीन्स H3O+ के जगह में H+ भी हम शो कर सकते हैं, H+ के जगह में H3O+ भी कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। लेकिन ये रिएक्शन आप याद रखिएगा, स्कूल में कई बार बोर्ड में भी पूछ लेते हैं और पूछे भी है, PYQ है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व इन वाटर। जब बेस जो है वो वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या होगा, अब हम ये देखते हैं। हम ये देख लिए कि भाई साहब एसिड जो है वाटर में डिसॉल्व होकर क्या कर रहा है, तो एसिड जब भी वाटर में डिसॉल्व हो रहा है उसका H+ आयंस जो है सेपरेट आउट हो जा रहा है। देख सकते हैं HCl वाटर में गया, इसका हाइड्रोनियम आयंस जो है सेपरेट आउट हो गया, ठीक है ना। और इसी आयंस हाइड्रोनियम आयंस के वजह से जो है ये क्या है, एसिडिक शो कर रहा है। अब हाइड्रोनियम आयंस के जगह हम हाइड्रोजन आयंस भी हम लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब जैसे ही NaOH पानी में गया तो ये क्या हो गया, Na+ और OH- में टूट गया। अब बेस क्यों है, तो ड्यू टू OH- आयंस, ड्यू टू एक्सेस ऑफ OH- आयंस। बेस में जो है वो H+ आयन भी है, OH- आयन भी है, लेकिन OH- आयन जो है वो एक्सेस में है, एक्सेस में, ठीक है ना। OH- आयन के वजह से ही बेस है। अगर OH- आयन सेपरेट आउट नहीं होगा एक्वस फॉर्म में जाकर के, जब तक वो बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता है। तो बेस जो है वाटर एक्वस फॉर्म में जाके वो Na+ OH- में टूट गया और इसी OH- के वजह से ये बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं कि भाई साहब ये जो है, यहाँ देख सकते हैं कि KOH जो KOH वाटर में गया और K+ OH- में टूट गया, इसी OH- की वजह से ये बेसिक शो कर रहा है, बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अगला हम देख सकते हैं MgOH2 है, वो पानी में गया Mg2+ में और 2OH में टूटा। बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर, बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर कॉल्ड अल्कालीज। ये बेसिस जो होते हैं, बेसिस जो है प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन OH- इन वाटर, OH- और बेसिस जो कि डिसॉल्व है, बेसिस डिसॉल्व इन या फिर सोल्यूबल इन वाटर, उसको हम कहते हैं अल्कलीज बेस, अल्कलीज बोलते हैं उसको, हम अल्कलीज कहते हैं। और अल्कलीज का एग्जांपल जो है, अल्कलीज का एग्जांपल है NaOH, KOH, ये सारे जो है अल्कलीज। अल्कलीज किसको हम बोलते हैं, जो कि वाटर सोल्यूबल बेसिस है, वाटर सोल्यूबल बेसिस को हम अल्कली बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आज हमारा जो लेक्चर 1 था वो ख़त्म हुआ, और अगला लेक्चर में जो है हाफ चैप्टर है उसको मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। और उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा जो NCERT का जो मेन पॉइंट था, बोर्ड के लिए जो भी इम्पोर्टेंट था, एक बार हम समराइज कर देते हैं पूरा का पूरा कि क्या था आखिरकार ये चैप्टर में, जो कि आपको याद रखना है। पहला स्लाइड में ये था भाई साहब कि जहाँ पे लिटमस के बारे में हाथ होना चाहिए कि एसिड जो है वो क्या करता है भाई साहब कि ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। और बेसिस जो है वो क्या करता है भाई साहब, बेसिस जो है वो क्या कर दे रहा है, वो एक बार पूरा हम कर दे रहे हैं, पूरा समराइज कर दे रहे हैं कि बेसिस जो है वो क्या कर दे रहा है, कि बेसिस जो है वो क्या कर दे रहा है, बेसिस जो है वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है आप लोग बताओ। बेसिस जो है वो क्या कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दे रहा है, ये एक चीज़ रहा। फिर दूसरा चीज़ रहा कि भाई साहब स्टेन करी जब भी हमारा शर्ट पे गिर जाता है तो उस केस में अगर हम प्लेंटी ऑफ वाटर से जब उसको साफ करते हैं और उस पर अगर बेसिस को स्क्रब किए
सोप को रबिंग किए तो वो जो है रेडिश येलो रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है। ये एक बात इंपॉर्टेंट था। फिर लिटमस सॉल्यूशन जो होता है पर्पल डाई होता है, जो कि लीचेन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि एक थैलोपाइटा डिवीजन से आता है। ये पहला स्लाइड में था। और यहाँ पे था नेचुरल इंडिकेटर और एक साइंथिटिक इंडिकेटर, जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है। नेचुरल इंडिकेटर लिटमस, साइंथिटिक इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्लिथिन। एक बात और बता दूँ, फिनोप्लिथिन जो है जब भी बेस में जाएगा तो ये कलरलेस से पिंक हो जाता है चेंज, कलरलेस से पिंक चेंज होता है, पिंक में बदल जाता है, कलरलेस से ये पिंक में बदल जाता है। एनसीईआरटी में आप एक टेबल भी दिया हुआ है, जो कि आप लोग देख सकते हो, यश चांद में शायद दिया हुआ है अच्छे से। आप अगर आपके पास यश चांद हो तो वहाँ पे आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है। फेनोप्लिथीन जो है वो कलरलेस से पिंक हो जाता है, किसमें, बेस में। और एसिड में जैसे जाएगा तो पिंक से वापस कलरलेस में चेंज होगा फिनोप्लिथीन। ये बात आप याद रखना। मिथाइल ऑरेंज जब भी एसिड में जाएगा तो वो रेड हो जाएगा, बेस में जाएगा तो ये क्या होगा, ऐसे ही हो जाएगा, नोट कलर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो दूसरा एसिड बेस्ड साल्ट में दूसरा स्लाइड में क्या है, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। मेटल के साथ जब भी एसिड या बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वो हमेशा साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये चीज़ याद रखना। एग्जाम्पल भी हम दे चुके हैं, जेडेन जो है जिंक है, वो एसिड HCl के पास रिएक्ट किया तो ZnCl प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बना है। ठीक है ना, ये बात याद रखना। यहाँ पे देख सकते हो बेस मेटल के साथ रिएक्ट किया, Na2 ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, जिसको हम सोडियम जिंकेट कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि हम लिख देते हैं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NaOH जो है, NaOH जो है 2NaOH, जब भी ये जो है जिंक के साथ मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ये बात याद रखना, सोडियम जिंकेट। इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली लिखने के लिए आता है बोर्ड में। सोडियम जिंकेट जब भी बेस NaOH, खास करके NaOH जब रिएक्ट करता है किसके साथ, जिंक के साथ, वो सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। यानी एक ऐसे जनरल फॉर्मूला निकल के आया, जनरल इक्वेशन निकल के आया कि जब भी बेस जो है मेटल के साथ या फिर एसिड मेटल के साथ जब भी रिएक्ट करेगा वो साल्ट प्लस वाटर बनेगा। ये आपका था दूसरा। अब तीसरा स्लाइड में है एसिड एंड रिएक्ट, एसिड बेस एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करता है, तो एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट कराएगा तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा, जिसको कि हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव ए साल्ट वाटर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज बेस प्लस एसिड साल्ट प्लस वाटर। ये बात याद रखिएगा। अब हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड के साथ किस तरह से मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से किस तरह से रिएक्ट कर रहा है मेटल हाइड्रोजन। तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें दो चीज़ कॉमन होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक हाइड्रोजन गैस। और बाकी जो साल्ट होगा वो डिपेंड करता है आपका कौन सा मेटल कार्बोनेट और कौन सा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आप लिए हो। ठीक है ना। और CO2 जो है वो लाइम वाटर को, लाइम वाटर कौन सा, CaOH2, वो क्या हो गया CaOH2। लाइम वाटर कौन है, लाइम वाटर, लाइम वाटर, लाइम वाटर CaOH2। इट टर्न्स लाइम वाटर जो है CO कार्बन डाइऑक्साइड जो है, देख सकते हैं हम यहाँ पे लिख चुके हैं, इट टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड जो है लाइम वाटर को मिल्की में चेंज कर देता है। ये बात आप याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हो रिएक्शन भी दिया हुआ है लाइम वाटर। और वो क्यों लाइम वाटर जो है मिल्की में चेंज होता है, तो जब भी CaOH2 लाइम वाटर के साथ CO2 जो है रिएक्ट करेगा तो वो CaSO3 बनाता है, और इसी CaCO3 के वजह से जो है लाइम वाटर मिल्की में चेंज हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, एसिड के साथ मेटेलिक ऑक्साइड बना रिएक्ट करता है तो वो साल्ट प्लस वाटर बनाता है, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड एज अ बेसिक ऑक्साइड किस तरह रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे बिहेव कर रहा है। और जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस बनाता है। वही केस आपका नॉन मेटल के साथ भी, नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक एसिडिक ऑक्साइड की तरह काम कर रहा है, बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर बना रहा है। अब भाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव कॉमन, हर एक एसिड के पास यही कॉमन है कि भाई साहब हर एक एसिड जो हाइड्रोजन गैस निकालता है जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, और हर एक के पास हाइड्रोजन आयंस होता है जो कि वाटर के फॉर्म में सिर्फ निकलता है, ड्राई फॉर्म में नहीं निकलता है। हम लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं वो एक्सपेरिमेंट के मदद से। ग्लूकोज और अल्कोहल को इसलिए नहीं रखा गया था अथी में
एसिडिक फॉर्म में, क्योंकि वो जो है करंट को फ्लो नहीं करने दे रहा था, बल्ब जल ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि उससे जो है हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन सेपरेट आउट नहीं हो रहा था। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ आयंस जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, हम पहले ही से जानते हैं, हम लोग तेज आदमी हैं। अब देख सकते हैं ऑल बेसिस ऑफ हार्ड टू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस ऑफ कॉमन, हर एक बेस से में क्या कॉमन है? तो OH माइनस आयन जो कि वाटर में एक्वस फॉर्म में निकलता है, यही कॉमन है। और वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है, जिसका कि पॉप अप साउंड होता है। ठीक है ना, ये बात याद रखना। अब लास्ट में होता है व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सोल्यूशन। एक्वस फॉर्म में क्या होता है? एसिड जो है H प्लस आयंस निकालता है या फिर H3O प्लस, लेकिन H प्लस आयंस जो है अकेला नहीं सर्वाइव कर पाता है, वो वाटर के साथ मिल करके H3O हाइड्रोनियम आयंस के फॉर्म में रहता है। ठीक है ना, HCl में वो दिखेगा थोड़ी आपको, हाइड्रोनियम आयंस के में रहेगा वो। लेकिन कहने का होता है कि भाई साहब हाइड्रोनियम आयंस की जगह हाइड्रोजन आयंस भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से बेस भी जो है जब एक्वस फॉर्म में क्या निकालता है? OH माइनस निकालता है, हाइड्रोक्साइड आयंस निकालता है। और एसिड एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है ड्यू टू हाइड्रोनियम आयंस और हाइड्रोजन आयंस, और बेस जो है बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है ड्यू टू हाइड्रोक्साइड आयंस। ये बात आप क्लियर रखिएगा, इतना बात आप क्लियर रखिएगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी है, इतना क्लियर रखिए, आपका बोर्ड में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। इतना आप एक बार बढ़िया से NCERT खुद से रीडिंग मार लेना, सारा आपका क्लियर है। थैंक यू, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, और मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें पूरा आपका साल्ट, एसिड, बेस एंड साल्ट मैं क्लियर करा दूंगा। विश्वास रखना, और भाई की क्लास है, हिम्मत से बैठना। थैंक यू, बाय बाय, राम राम।